नमस्कार। त्रिशला ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के अस्थि रोगों पर शैक्षिक कार्यक्रम के यूट्यूब चैनल JN999 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों में होने वाली पर्थीज रोग पर चर्चा करेंगे। पर्थीज रोग होती क्या, इसके बारे में हमको जानना चाहिए। पर्थीज रोग एक बच्चों में होने वाली समस्या है जो कूल्हे के जोड़ को प्रभावित करती है। इस बीमारी में जांघ के हड्डी की ऊपरी सतह पर स्थित जो गोलाकार गोल बॉल होता है उसको प्रभावित करती है। अब हम देखेंगे ये फीमर की बोन है। ये जो गोल आकार का ये जो सिरा होता है जो जिससे कूल्हे का जोड़ बनता है, इसको प्रभावित करता है पर्थीज डिजीज में। ये होता क्यों है? ये क्या होता है कि बच्चों में जो रक्त की आपूर्ति होती है ये बाधित हो जाती है। इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई होने की वजह से कूल्हे की जो ये हड्डी होती है ये प्रभावित होती है, जो कि वजन डलने से ये डिफॉर्म हो जाती है। इसमें कई कारण होते हैं। ये जो वैस्कुलर ऑक्लूजन होता है, जो खून की सप्लाई बाधित होती है, ये टेम्परेरी फेनोमेना होता है। धीरे धीरे समय के साथ में वापस खून का दौरान वापस आना शुरू कर देता है। लेकिन जब वापस खून का दौरान आना शुरू करता है तो हड्डी उस समय नॉर्मल हड्डी इसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। नॉर्मल हड्डियों के डिपॉजिट होने से ये एरिया सॉफ्ट मुलायम हो जाता है, जिसपे कि वजन पड़ने से हड्डी दबने लगती है। जो गोलाकार शेप होता है वो कम हो जाता है और चिपटा तक हो जाता है। कुछ बच्चों में बीमारी बिना किसी दुष्परिणाम के ठीक हो जाती है, इसलिए किसी तरह की दवा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ज्यादातर बच्चों में ये जो फीमर की हड्डी होती है ये मुलायम होने की वजह से वजन बढ़ने पर मुलायम पड़ जाती है और हड्डी का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ जोड़ों के बाहर निकल जाता है, जिसमें गड्ढे बन जाते हैं। तो ये पूरी तरह से डिफॉर्म हो जाता है, चपटापन और विकृति आ जाती है। ये जो पर्थीज डिजीज में ये होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि शरीर का जो वजन इस पे पड़ता है, हड्डी मुलायम हो जाती है रीवैस्कुलराइजेशन की वजह से, उस वजह से डिफॉर्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जो मांसपेशियां लगी हुई होती है, अबडक्टर मसल्स होती है, हिप फ्लेक्सर मसल्स होती है, हिप एक्सटेंसर मसल होती है, इसकी वजह से जोड़ों पे दबाव बहुत पड़ता है और ये धीरे धीरे हड्डी का जो गोल सतह होती है जोड़ के बाहर निकल जाता है। जब जोड़ के बाहर निकल जाता है तो ये एस्टाब्लम के जो कोना होता है इसके द्वारा इस पे प्रेशर पड़ता है, जिससे ये यहाँ पे हड्डी डिफॉर्म हो जाती है, चपटा हो जाता है। वो एपिफिसिस एक्सट्रूड आउट करता है और ये देखा गया है कि 20% से ज्यादा जब एपिफाइसिस बाहर निकलती है तो उससे जो फीमोरल हेड जो होता है, हमारा कूल्हे की हड्डी होती है, वो डिफॉर्म हो जाती है और डिफॉर्म होने के चांसेस लगभग बहुत ज्यादा होते हैं। और इस बीमारी की वजह से अच्छे ढंग से गोलाकार वापस हड्डी नहीं बन पाती है, तो मिडिल एज 40 से 60 साल की उम्र में ऐसे लोगों को अर्थराइटिस डेवलप हो जाती है, क्योंकि कूल्हे का जोड़ उस पे गोलाकार फीमोरल हेड पे डिपेंड करता है। वो चिपटा होता है, डिफॉर्म हो जाता है, एक्सट्रूडेड हो जाती है, चपटा हो जाता है। उसकी वजह से नॉर्मल तरीके से जोड़ ना काम करके गठिया बन जाती है। ये बीमारी एक कूल्हे को प्रभावित यूजली करती है, दोनों कूल्हों को भी प्रभावित कर सकती है। सामान्यतः ये 4 से 12 साल की उम्र में पाई जाती है। ये कई चरणों में विकसित होती है। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा होती है और 10% केसेस में दोनों तरफ अफेक्टेड होता है। अब इसके कारणों के बारे में बात करें तो जो वैस्कुलर इंसल्ट होता है, जो खून की सप्लाई बाधित होती है, उसके कई कारण होते हैं। इसमें देखा गया कुछ जेनेटिक कारण भी होता है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होता है, कुछ क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है और सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो हमारा जो एनीमिया होता है, जो खून की कमी होती है, उसमें एक तरीके के आरबीसी सेल होते हैं जो हंसिया के सेल के आकार होते हैं। वो खून की नलियों में जाकर के जम जाते हैं, वो खून का दौरान रोक देते हैं। उसकी वजह से भी पर्थीज डिजीज होता है, लेकिन बहुत सारे कारणों का हमें पता भी नहीं चलता कि किस वजह से हुआ है। अब ये कई स्टेज में डेवलप होता है। आप सामने फोटोग्राफ्स में देख रहे होंगे, पहला जो इनिशियल स्टेज होता है, जो फीमोरल हेड हमारा होता है, ये सामान्यतः जब हम लोग एक्सरे करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट बॉर्डर पे होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि खून के दौरान जब शुरुआती दिनों में कम होता है तो बोन की जो कैल्शियम का जो होता है
लेना देना होता है बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से स्क्लेरोसिस हो जाती है, वो पोर्शन व्हाइट आपको नजर आने लगता है। उसके आगे का स्टेज देखते हैं तो बहुत मुलायम होने की वजह से जब खून का दौरान वापस शुरू होता है तो फ्रेगमेंटेशन के स्टेज में चला जाता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे टुकड़े जैसे नजर आते हैं, जबकि पूरी फाइसिस होती है, लेकिन बोनी कैल्सिफिकेशन कुछ जगहों पे होता है, सब जगहों पे नहीं हो पाता है। उसके बाद स्टेज 2 होता है, वो हीलिंग फेज में होता है। हीलिंग फेज में उसकी हीलिंग शुरुआत हो जाती है। फिर ग्रोइंग फेज पे होता है, जो कि हड्डियां मुलायम होती है, उसमें हड्डी दब भी जाती है। और लास्टली फाइनल स्टेज में आता है, वो बच्चा अपने शेप में, उसका कूल्हे की हड्डी आ जाती है। फाइनल स्टेज आने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। एक क्लासिफिकेशन दिया गया है जिसको हम सॉल्टर थॉम्सन क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है, ए और बी। ए का मतलब होता है कि जो हमारा, उसमें फोटोग्राफ्स में आप देखेंगे जो सब कॉन्डल एक फ्रैक्चर जैसा लाइन नजर आता है, वो 50% से कम होता है, उसको ग्रुप ए बोलते हैं। ग्रुप में भी 50% से ज्यादा डैमेज हो जाता है, उसको ग्रुप बी बोलते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो यूटिलाइजेशन होता है वो ट्रीटमेंट पर्पज में लिया जाता है, क्योंकि ग्रुप ए की जो प्रोग्नोसिस होती है, जो आउटकम होता है, अच्छा होता है, लेकिन ग्रुप बी वालों का आउटकम थोड़ा सा हल्का होता है, उनमें समस्या होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब परथीज डिजीज जिस बच्चे को हो गया है उसमें कौन कौन से सिम्टम होंगे? अक्सर देखा जाता है कि ऐसे बच्चे चलने में थोड़ा सा लंगड़ाहट की महसूस करते हैं और आराम करने से ठीक हो जाते हैं। चलने फिरने में उनका दर्द बढ़ जाता है, चलने फिरने में लंगड़ाहट ज्यादा आ जाती है। और ये फर्दर जब डैमेज होने लगता है ये सब, तो कूल्हे में पेन होने लगता है और जो गति होती है कूल्हे की जोड़ की, उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से नीचे स्क्वाट करने में, पालथी पद्मासन बैठने में उनको समस्याएं आती है, वो नहीं कर पाते हैं। पैरों में छोटा बनाने लगता है और कूल्हे से जो दर्द होता है वो घुटने तक रिफर होता है, घुटने पे भी दर्द आने लगता है और धीरे धीरे मूवमेंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से कूल्हे अंदर की तरफ घूम नहीं पाते हैं और दोनों पैरों को हम बाहर की तरफ नहीं ले जा पाते हैं। ये हमारे ऐसे बच्चों में सिम्टम होता है। अब हमको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इसमें कुछ समस्याएं बच्चे को कूल्हे में है, तो उसके जांच के लिए हमको देखना पड़ता कि क्या समस्याएं हैं। इनिशियली हम लोग बच्चे को लेटा करके उसके फिजिकल एग्जाम में देखते हैं कि उनमें कितनी मूवमेंट है, कहाँ पे टेंडरनेस है, और उसके पश्चात हम लोग एक्सरे कराते हैं। एक्सरे 2 तरीके से होता है, एक डायरेक्ट एपी व्यू होता है और एक लेटरल व्यू होता है, जिसको फ्रॉग लेग व्यू भी कहते हैं। पैर को बाहर करके उसको सामने से एक्सरे डालेंगे तो उसमें कूल्हे का लेटरल एक्सरे हमको दिखता है। एपी और लेटरल एक्सरे में जो फ्यूमरल हेड है उसका कितना पोर्शन डैमेज है, किस स्टेज में पहुंचा है, उसको हम लोग पता करते हैं। उसके आगे की जांच एमआरआई और सीटी स्कैन होती है। एमआरआई जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू के बारे में बहुत क्लियर कट जानकारी देता है और एवास्कुलर नेक्रोसिस या जो परथीज डिजीज होता है उसके सही ढंग से उसके बारे में बताता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअली में परथीज डिजीज की वजह से होता है। जो एस्कुलर सप्लाई डिसरप्ट होती है वो एमआरआई में हमको दिखती है। सीटी स्कैन के द्वारा जो बोनी डिफॉर्मेशन जोड़ों में आया है उसका हम लोग पता करते हैं। तो एमआरआई सीटी स्कैन लेट स्टेज में या शुरुआती स्टेज में जब हमें डाउट होता है तब हम लोग कराते हैं। एक जांच और होती है, इसको हम आर्थोग्राम कहते हैं। आर्थोग्राम में क्या होता है कि जोड़ों के अंदर हम लोग एक दवा डालते हैं, दवा डाल करके उसमें हम एक्सरे करके देखते हैं। एक्सरे के द्वारा कूल्हे के अंदर जो फ्यूमरल हेड है उसकी क्या पोजीशन है वो एक्सरे में नजर आती है और कितनी डाई अंदर गई है उसके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट की प्लानिंग करते हैं। और अब बात करते हैं कि डायग्नोसिस परथीज डिजीज की कैसे बनती है। डायग्नोसिस परथीज की डिजीज बच्चे को देखने के बाद उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री से बनती है। कंफर्मेशन के लिए हम लोग एक्सरे कराते हैं और पूरी तरह से कंफर्म होने के लिए हम लोग एमआरआई की जरूरत कभी कभार पड़ती है। डायग्नोसिस पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा बनाई जाती है। तो जब भी ऐसे बच्चों में कूल्हे की समस्याएं आती हैं तो बाल अस्थ रोगों से स्पेशलिस्ट से आपको संपर्क करने की जरूरत पड़ती है। वो बच्चे को एग्जामिन करके उसका एक्सरे करा करके एमआरआई करा करके उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। और डायग्नोसिस जो हमारी बन जाती है उसके बाद भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि कूल्हे की समस्याएं और भी कई कारण से होती है।
एक कारण उसी तरह की समस्या होती है जिसको एवस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। उसका कारण भी यही होता है जो कि चोट लगने की वजह से होता है, जबकि परथीज में अक्सर कारणों का पता नहीं चलता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों में ट्यूबरकुलोसिस भी एक कारण होता है जो कि कूल्हे के जोड़ को प्रभावित करता है। और कुछ समय हम ट्यूबरकुलोसिस की जांच में भी हमें कुछ मिलता नहीं है, तो कंफर्मेशन के लिए एमआरआई होता है। एमआरआई से हम लोग परथीज डिजीज के बारे में पता कर सकते हैं कि परथीज है या ट्यूबरकुलोसिस है। अब बात आती है कि इलाज, परथीज डिजीज में इलाज क्यों करना है, कैसे करना है, उसका उद्देश्य क्या है। इन इलाजों का उद्देश्य परथीज डिजीज में होता है कि बच्चों के कूल्हे के जोड़ को विकृत होने से रोकना होता है, क्योंकि हम जानते हैं शुरू में वैस्कुलर सप्लाई हैम्पर्ड होती है, फिर समय के साथ रीवैस्कुलराइजेशन होता है जिसकी वजह से बोन उनकी मुलायम हो जाती है, वजन बढ़ने की वजह से, मांसपेशियों का फोर्स होने की वजह से उसमें विकृति आ जाती है, जोड़ धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट की प्रक्रिया शुरुआती दौर में क्या होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स क्या होता है, जो बच्चों में दर्द, पेन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी चीजें होती है कि ट्रीटमेंट जो डिजीज प्रोसेस होता है उसका क्या किया गया। डिजीज प्रोसेस का कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक हो नहीं पाया है वर्ल्ड वाइड, कहीं पे इसकी कोई जानकारी नहीं किस वजह से होता है, उनको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अब बात आती है कि जो बीमारी की वजह से जो कूल्हे के जोड़ में प्रॉब्लम्स आई है, रीवैस्कुलराइजेशन के समय जो कूल्हे की हड्डी दब जाती है, फ्लैटनिंग हो जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, उसको कैसे रोका जाए, उसका तरीका होता है। क्योंकि क्या होता है, ये देखा गया है कि जैसे एक जोड़ है, जोड़ के अंदर जो फ्यूमरल हेड होती है इसके अंदर ये फिक्स होता है, लेकिन परथीज डिजीज में क्या होता है, धीरे धीरे ये बाहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि स्वेलिंग की वजह से भी होता है और डिफॉर्मिटी की वजह से होता है। तो हमारा पर्पस क्या होता है कि फ्यूमरल हेड को इस एस्टेब्लिश सॉकेट के अंदर रखा जाए। इस फ्यूमरल हेड को सॉकेट के अंदर रखा जाता है, तो धीरे धीरे समय के साथ जब रीवैस्कुलराइजेशन होता है तो गोलाकार ही फ्यूमरल हेड बनती है। इसको हम कंटेनमेंट का प्रोसेस बोलते हैं। कंटेनमेंट के तरीके कई होते हैं, ऑपरेशन का तरीका भी होता है, प्लास्टर का तरीका भी होता है, ब्रेसेस का तरीका भी होता है, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। चौथी चीजें होती हैं, जो फ्यूमरल हेड डिफॉर्मिटी आ गई है, जो उसकी सिक्वली हुई है, उसको कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें कई तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। एक वेल्गस ऑस्टियोटमी होती है। वेल्गस ऑस्टियोटमी क्या होता है, जैसे फ्यूमरल का एक एंगल होता है, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। एक और चीज होती है चिलेक्टमी होता है, जो पोर्शन बाहर निकल गया, पोर्शन को काट के हड्डी का निकाल दिया जाता है। एक होता है फ्यूमरल हेड रिडक्शन होता है, क्योंकि क्या होता है परथीज डिजीज में ये फ्यूमरल हेड का साइज बड़ा होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, डिफॉर्मिटी होती है। तो एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है, सेफ सर्जिकल डिस्लोकेशन के द्वारा कूल्हे को डिस्लोकेट करते हैं। एक स्पेसिफिक मेजरमेंट तरीका होता है, उसमें नॉर्मल बोन को हम देख लेते हैं, अब नॉर्मल बोन को कट करके निकाल देते हैं, नॉर्मल बोन को आपस में मिला देते हैं, उसमें फ्यूमरल हेड की साइज को छोटा कर देते हैं और फिर उसको अंदर प्लेसमेंट कर देते हैं, तो वो कुछ सालों तक उछलता है नॉर्मल कूल्हे की तरह। अब बात आती है कि जो बच्चों का इलाज होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स क्या है। सिम्टम मतलब जो बच्चों में समस्याएं हैं, दर्द का होना, स्वेलिंग का होना, मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन होना, बैठने उठने में समस्या होना। मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करते हैं स्वेलिंग और दर्द को कम करने के लिए करते हैं, जिसमें पेन किलर और कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी भी सप्लीमेंट दिया जाता है हड्डी को मजबूती बनाए रखने के लिए। जो आराम करना, जो कसरत होता है वो बहुत जरूरी होता है, उससे पेन इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और मूवमेंट में अच्छा खासा आ जाता है। और उसके अलावा कभी कभार पैरों में खिंचाव दिया जाता है, जिसकी वजह से जो मसल स्पाजम होता है वो कम हो जाता है, वो हड्डी के ऊपर मांसपेशियों का प्रेशर जो होता है वो भी कम हो जाता है। चलने फिरने से मना करते हैं, लेकिन बच्चे चलने के लिए नहीं मानते हैं, तो वो नॉन वेट बेरिंग ही करने के लिए बोलते हैं, वजन नहीं डालना, लेकिन ये बच्चों में कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। जो मेन इलाज का तरीका होता है वो कंटेनमेंट। कंटेनमेंट से हमारा मतलब क्या होता है, कंटेनमेंट का मतलब कूल्हे के जोड़ में जो फीमर का बॉल होता है इसको सॉकेट के अंदर बनाए रखना। जो परथीज डिजीज होती है, परथीज डिजीज में कूल्हे का जो बॉल होता है धीरे धीरे स्वेलिंग की वजह से,
साइज बड़ा होने की वजह से डिफॉर्मिटी ये धीरे धीरे बाहर आने लगता है। जब बाहर आता है तो सॉकेट का मार्जिन इसमें प्रेशर करता है, जिससे हड्डी दब जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो जो भी तरीका अपनाएं, ऑपरेशन हो, प्लास्टर हो, जूता हो, उसके द्वारा इसको अंदर मेंटेन करें, और जब तक मेंटेन करें कि जब तक वो कैल्सिफिकेशन नॉर्मल तरीके से ना हो जाए। तो कंटेनमेंट क्या होता है, जो मैंने बताया, कोल्हे को अंदर करके रखना। और ये देखा गया लंबे समय तक अंदर हम इसको मेंटेन कर लें तो जो बॉल का और कोल्हे का जो सॉकेट का शेप होता है लगभग नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लड कप में कोल्ड सतह आसानी से फिट हो सकता है, फिर उसी हिसाब से उसका बनता है। अब जो कंटेनमेंट की जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये कब जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने बताया कि जो आपकी पर्थीज डिजीज होती है 4 से 12 साल की उम्र में होती है, और ये देखा गया जो कम उम्र के बच्चों में ये बीमारी होती है तो उसमें हीलिंग अच्छी होती है, फ्यूमरल हेड डिफॉर्मिटी के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए 7 साल के कम उम्र में एक्सट्रूजन हुआ है, माने फ्यूमरल हेड बाहर जा रहा है, तो कंटेनमेंट की जरूरत है। 7 साल से कम उम्र है, फ्यूमरल हेड बाहर नहीं जा रहा है, अंदर ही हुआ है, तो किसी तरह का कोई कंटेनमेंट की जरूरत नहीं है। हर 3 महीने पे एक्सरे करा करके चेक करना है कि उसके कोल्हे की पोजीशन क्या है। यदि अंदर मेंटेन करता है तो समय के साथ 2 से 3 साल के अंदर पूरी तरह से फ्यूमरल हेड बन जाएगा, एस्टाब्लम नॉर्मल होगा। लेकिन यदि वो जो फ्यूमरल हेड एक्सट्रूडेड होता है बाहर चला आता है तो उसको कंटेनमेंट के द्वारा अंदर करते हैं। यदि बच्चे की उम्र 7 साल से ज्यादा है, किसी तरह की भी समस्या, उसका कोल्हा अंदर हो बाहर हो, लेकिन शुरुआती दिनों में स्टेज 2 तक यदि हम ऑपरेशन करके कंटेनमेंट करते हैं तो कोल्हे का शेप अच्छे ढंग से बन जाता है, लेकिन लेट करते हैं थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और कंटेनमेंट की जो सर्जरी होती है सेकंड बी स्टेज, जो ग्रोथ पीरियड मैंने बताया, उसके बाद करने से उसमें बहुत अच्छी रिकवरी नहीं हो पाती है, क्योंकि डिफॉर्मिटी का आ जाता है। डिफॉर्मिटी के आने के बाद कंटेनमेंट करते हैं तो उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब आप लोगों ने समझा कि कंटेनमेंट होता क्या है, कोल्हे के बॉल को सॉकेट के अंदर डाल के रखना। अब करना कैसे है, एक तरीका होता है प्लास्टर। प्लास्टर में क्या होता है, कमर से पैरों तक प्लास्टर लगाते हैं, पैर को बाहर की तरफ लेके जाते हैं, इस पोजीशन में कई महीनों तक मेंटेन करके रखना होता है। नॉर्मली किसी बच्चे का इस पोजीशन में कई महीनों तक मेंटेन करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। आज की आपाधापी जिंदगी में स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई करना, दौड़ भाग करना अक्सर बच्चों में प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन ये चाहते हैं तो उसको प्लास्टर के द्वारा, एक फोटोग्राफ में दिखाया गया स्पेशल ब्रेस के द्वारा उसको मेंटेन कर सकते हैं। बट 6 महीने से साल भर तक इसको मेंटेन करना जरूरी होता है। अक्सर इस तकनीकी का जो उपयोग होता है सर्जरी करने से पहले हम लोग करते हैं, जिससे थोड़ा सा कंटेन हो जाएगा बच्चे का, वो पेन स्वेलिंग खत्म हो जाएगा और मूवमेंट जोड़ों के अंदर आ जाती है, जिससे ऑपरेशन करने में आसानी होती है और रिजल्ट्स भी थोड़ा सा अच्छे मिलते हैं। प्लास्टर और ब्रेस फीमर के बॉल को कोल्हे के जोड़ में बनाए रखने में मदद करते हैं। और अगर बच्चे के कोल्हे में जोड़ का दर्द गति कम होना शुरू हो गया है तो हमें एडक्टर, जो मांसपेशियां होती हैं जो नीचे की तरफ लगी रहती हैं, उनको हम लोग बीच से कट कर देते हैं। कट करने से पैर फैल जाता है, फिर प्लास्टर लगा करके उसको सीधा करते हैं। वो अक्सर ये प्रोसीजर एनेस्थीसिया में किया जाता है और अंदर जो मैंने बताया कि दवा डाली जाती है जोड़ों के अंदर, और एक्सरे करके चेक कर लेते हैं कि कितना कंटेनमेंट उस बच्चे में आ रहा है। इस प्लास्टर को कई महीनों तक लगा के रखने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह के बहुत सारे ब्रेसेस बनाए गए हैं, उससे भी बच्चों को इस बार को बाहर रखा जा सकता है, लेकिन कई महीने कई सालों तक पहनने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। अक्सर कंटेनमेंट के जो बेस्ट तरीका होता है सर्जरी के द्वारा किया जाता है। सर्जरी के द्वारा बोन को यहाँ से कट किया जाता है, बोन को कट करके अंदर की तरफ घुमा दिया जाता है। अंदर की तरफ घुमाते हैं तो इसका जो एंगल होता है बाहर की तरफ ये कम हो जाता है, कम करके अंदर डाल देते हैं और उसी पोजीशन में चलने फिरने पर भी वो अंदर की तरफ मेंटेन करता है। और हड्डी को कट करने के बाद प्लेट और स्क्रू से इसको फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कुछ ही महीनों में हड्डी वापस जुड़ जाती है और बाहर दोबारा फीमर बॉल के निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और सर्जरी किस तरह की करनी है, कितनी करनी है, कब करनी है, उस बच्चे में डिफॉर्मिटी उसके स्टेज पर निर्भर करता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, 4 से ज़्यादा है
तो तमाम तरह की पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये सभी प्रोसीजर बाल अस्त्र विशेषज्ञ से मिलकर ही कराना होता है। अब सर्जरी की बात करते हैं तो दो तरह की सर्जरीज होती है फीमर पे। एक तो होता है वायरस। वायरस का मतलब होता है इसके एंगल को कम करना। यदि बाहर की तरफ जा रहा है तो एंगल को जो हम बोन को कट करके इस बोन के पोर्शन को अंदर की तरफ घुमा देते हैं, इसको बोलते हैं वायरस ऑस्टियोटॉमी। दूसरा, वायरस ऑस्टियोटॉमी करने के बाद भी हमको लगता है कि अंदर नहीं जाएगा और पोर्शन जो फीमर हेड का है बाहर की तरफ वो झांक रहा है, एस्टाब्लम से उसको टच कर रहा है। तो दूसरा जो सॉल्वेज ऑपरेशन होता है और वो स्टेज 2 से आगे निकल गया है, मतलब वो कंसोलिडेटेड हो गया, कैल्सिफिकेशन ज्यादा डिपॉजिट उसके अंदर हो गया है, तो इसको हम लोग कट करके बोन को ऊपर की तरफ घुमा देते हैं, माने एंगल इसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो टच करने वाला एस्टाब्लम का पोर्शन था वो बाहर की तरफ चला जाता है। तो वो जो डैमेज पोर्शन है वो एस्टाब्लम पे बार बार टच नहीं करता है, जिससे उसमें मूवमेंट बढ़ जाता है। और इसके बाद एक और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो एस्टाब्लम पे होते हैं। एस्टाब्लम पे क्या होता है, एस्टाब्लम हमारा ये पोर्शन होता है। एक तो एस्टाब्लम पे क्या होता है कि बीच से यहाँ पे कट करके इस पोर्शन को नीचे की तरफ ऐसे घुमा दिया जाता है, मैंने ये आगे निकल आएगा और ये पीछे हटी चली जाती है, तो इसको बोलते हैं चियारी प्रोसीजर बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है जिसे वल्गस ऑस्टियोटॉमी किया मैंने है और उसके बाद कोल्हे जो हड्डी होती है फ्यूमरल पार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गई, तो यहाँ पर छेद बना करके हड्डी के कुछ टुकड़ों को लेकर के यहाँ पे इसकी छत बना देते हैं और धीरे धीरे कुछ महीने पे वो हड्डी अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है और उस कोल्हे की हड्डी को सपोर्ट कर देते हैं, उसको सेल्फ प्रोसीजर बोलते हैं। तो दो तरह का ऑपरेशन पेल्विस में होता है, दो तरीके का ऑपरेशन फीमर बोन में होती है, लेकिन सबसे कॉमन प्रोसीजर तो वायरस ऑस्टियोटॉमी होता है कोल्हे के अंदर करने का, वो सबसे कॉमन होता है। लेकिन कोई भी सर्जरी करने से पहले उस बच्चे के जोड़ की गति को बनाए रखना, मेंटेन करना, गति को बढ़ा देना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए एडक्टर टेनोटोमी और प्लास्टर लगा देना या ट्रैक्शन खींच करके रखना, ये कॉमन चीजें होती हैं। जब जोड़ों में गति आ जाती है उसके बाद ही हम लोग ऑपरेशन करते हैं और हो सकता है दर्द स्वेलिंग ज्यादा है तो दर्द निवारक दवाओं का भी दिया जाता है। सर्जरी के उपरांत बच्चों को कुछ महीने के लिए आराम करने की सलाह दी जाती है। पर्चीज डिजीज में सर्जरी के बाद कोल्हे की गति को बेहतर बनाने के लिए हल्की फुल्की कसरत बताई जाती है जिसको बच्चे को करना पड़ता है। और जब हड्डी पूरी तरह से जुड़ जाती है तो सामान्य तरीके से चलना फिरना, उसका दौड़ना भागना सब कुछ शुरुआत हो जाता है। और जो प्लेट लगाई जाती है स्टील की स्क्रू को, उसको 1 साल के बाद निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं जो पर्चीज डिजीज है, इसको लंबे समय तक देखा जाए उसका आउटकम क्या रहता है। ये देखा गया है जिन बच्चों में पर्चीज डिजीज की शुरुआत 7 साल से कम उम्र में होती है उनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी मानी जाती है। 7 साल के पहले हुआ है, कोल्हे की हड्डी जो बॉल है वो अंदर ही रहा है, बाहर नहीं निकला है, तो पूरी तरह से सामान्य हो जाता है। और ये देखा गया है कि जो शुरुआती दिनों में उसका इलाज किया जाता है तो अच्छी रिकवरी हो जाती है। 7 साल की उम्र के बाद भी इस शुरुआती दिनों में कंटेनमेंट प्रोसीजर किया जाता है तो उसके अच्छे होने की चांसेस बहुत अच्छी होती है। यार थोड़ी बहुत लापरवाही हो गई या डैमेज जल्दी हो गया, डैमेज की तीव्रता बहुत ज्यादा है, मोर देन 50% डैमेज हो रखा है, उससे बुढ़ापे में गठिया होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। लेकिन एक राउंड सरफेस, गोलाकार सरफेस, इसको हम मेंटेन कर लेते हैं कंटेनमेंट के द्वारा, रेस्ट के द्वारा, कुछ कैल्शियम विटामिन डी के द्वारा, तो वो परिणाम काफी बेहतर होते हैं। नॉर्मल तरीके से वो कोल्हा बन जाता है। अब आती है कि जो हमारा रिस्क फैक्टर होता है, पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या होता है, माने कब ये जाने कि उसमें रिजल्ट्स बहुत खराब होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका जो फ्यूमरल हेड है कितने परसेंट अनकवरिंग है, माने एस्टाब्लम के बाहर की तरफ कितने परसेंटेज बाहर निकला हुआ है, इस पे निर्भर करता है। दूसरी चीज क्या होती है कि बाहर की तरफ कितना भागा हुआ है, और तीसरी चीजें क्या होती है कि इसका जो नेक है कितनी वाइडनिंग हो रखी है। तो 3 चीजें हो गई, एक्सट्रूडेड कितना है, बाहर की तरफ कितना गया है, फ्यूमरल नेक कितनी वाइडनिंग हो गई है, ये पुअर प्रोग्नोस्टिक रिस्क फैक्टर पे हम लोग जानते हैं। अब इन चीजों की हमने चर्चा किया तो हमको ये भी देखना है कि किस तरह के बच्चे कैसे ऑपरेट हुए, कितने बच्चे ठीक हुए,
पहला केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 7 साल का बच्चा था, उसके कूल्हे में परथीस डिजीज एक्सरे के द्वारा डायग्नोसिस हुई। पूरी तरह से कंजर्वेटिव मैनेज किया गया, हर 3 महीने पे एक्सरे कराया गया और 2 साल के फॉलोअप के बाद वो पूरी तरह से उसका कूल्हा सामान्य हो गया। जो कूल्हे की हड्डी थी गोलाकार बन गई, बैठना उठना पालथी मारना उकड़ी बांधना सब कुछ उसके लिए सामान्य हो गया। दूसरा बच्ची है, 8 साल की लड़की है, उसको भी शुरुआती दिनों में प्लास्टर लगाया गया, हिप अबडक्शन प्लास्टर, एडक्टर टिनाटोमी करके 4 महीने प्लास्टर लगा, उसके बाद कसरत बताई गई। अब उसका कूल्हा पूरी तरह से सामान्य हो गया 2 साल के फॉलोअप के बाद। तीसरा जो बच्चा वो भी 7 साल का है, उसको भी प्लास्टर के द्वारा मैनेज किया गया। शुरुआती दिनों में बताया कि प्लास्टर के द्वारा मैनेज करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन ये एक फोटोग्राफ्स आप देखेंगे, 12 साल का बच्चा है। उस जब शुरुआती दिनों में आया उसको स्क्लेरोसिस केवल थी, ग्रेड 1 स्टेज पे था। शुरुआती दिन में 2 महीने के लिए प्लास्टर लगाया गया, उसको ऑब्जर्वेशन में 2-3 महीने के लिए रखा गया। प्रोग्रेस बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। फिर वायरस ऑस्टोटमी किया गया, जो मैंने बताया फोटोग्राफ्स में आप देख रहे हैं। वो वायरस ऑस्टोटमी के बाद इसका फ्यूमरल हेड पूरी तरह से सॉकेट के अंदर चला गया। अब वो पालथी मार के बैठना, उकड़ू बैठना, सब कुछ सामान्य तरीके से, दौड़ना भागना सब कुछ उसके लिए। शुरुआती दिनों में वायरस ऑस्टोटमी से आधे से 1 सेंटीमीटर पैर छोटा होता है, उम्र बढ़ने के साथ ठीक हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ ज्यादा हो जाती है उस समय, तो उसमें रिकवर कर जाता है। इसी तरह के दूसरी बच्ची है जिसकी उम्र 10 साल हो गई थी, इसलिए उसको शुरुआती दिनों में ही उसको ऑस्टोटमी किया और ऑस्टोटमी करने के 3 साल के बाद कूल्हा पूरी तरह से उसको कंसोलिडेटेड हो गया, पूरे मूवमेंट आ गए, पालथी पद्मासन में बैठना भी उसके लिए आसान हो गया। 12 साल का बच्चा है जो कि 75% से ज्यादा उसका फ्यूमरल हेड डैमेज हो गया था, फ्यूमरल हेड एक्सट्रूडेड था, ऑपरेट किया गया, गोलाकार शेप उसका बन गया और वो सामान्य तरीके से चलना फिरना उसका शुरू हो गया। अंत में मैं यही बताना चाहूंगा कि परथीस डिजीज को प्रारंभिक पहचान और शुरुआती हस्तक्षेप से इलाज शुरू करते हैं तो उसको जल्द से जल्द हम लोग ठीक कर सकते हैं। जब बच्चों में इस बीमारी की शुरुआत 7 साल से कम होती है, मैं 7 साल को 5 साल की बात करता हूँ, 5 साल से कम होती है तो पूरी तरह से सामान्य हो जाते हैं। लेकिन 7 साल से कम होने पे किसी तरह का कोई एक्सट्रूजन नहीं होता है तो सामान्य हो जाता है। एक्सट्रूडेड होने पे वो कंटेनमेंट की जरूरत पड़ती है और वो अर्ली करनी होती है। 7 साल के बाद होने पर शुरुआती दिनों में अच्छे ढंग से इंटरवेंशन किया जाए, अर्ली स्टेज में किया जाए तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं। लेकिन 12 साल के बाद होने पर अक्सर ये देखा गया कि लॉन्ग टर्म में उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं होती है। कुछ भी कर दिया जाए तो भी उन पर नजर रखने की जरूरत पड़ती है और रेगुलर फॉलोअप की जरूरत होती है। तो परथीस डिजीज एक सेल्फ कंट्रोलिंग बीमारी होती है जिसमें खून के दौरान के कम होने की वजह से हो जाती है। खून का दौरान जब वापस आता है तो फ्यूमरल हेड उसका डैमेज होने के खतरे होते हैं। उस अवस्था में हमें इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ती है। इस समय पर सही इंटरवेंशन करते हैं तो ऐसे बच्चों के कूल्हे के जोड़ को सामान्य बनाने पे हमें मदद मिल सकती है। लेकिन जो नेचुरल प्रोग्रेस होता है, जो ज्यादा उम्र होने पर, ज्यादा स्टेज में पहुंच जाने पर, उसमें थोड़ा सा संभावनाएं कम हो जाती हैं। उसमें ऑब्जर्वेशन, रेगुलर फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो मिडिल से ओल्ड एज ग्रुप में उनको आर्थराइटिस, गठिया होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो आइए, परथीस जैसी बीमारी से यदि बच्चे को कोई समस्याएं हैं तो तुरंत अपने बाल स्त्रोत विशेषज्ञ से संपर्क करें और इलाज करवाएं। नमस्कार, धन्यवाद।